गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। What are the various international instruments available to protect human rights? This is the objective of today's discussion. I am Dr. Vinita Srivastava, Associate Professor in Social Work from SMB Government PG College, Nathdwara. So, let us focus on various international instruments available for the protection of human rights. विश्व के मानवाधिकारों का विभाजन विश्व में 3 पीढ़ियों में किया जाता है। यह विभाजन फ्रांसीसी क्रांति के 3 मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है: स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। पहली सीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी-कभी नीलाधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित माना गया है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं। इसीलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। अब देखते हैं दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों में क्या अधिकार हैं। जैसा कि आपको कहा गया, ये मानवाधिकार समानता से संबंधित हैं। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं। ये विभिन्न नागरिकों को समान स्थितियों अथवा बर्ताव की गारंटी देते हैं। न्याय संगत एवं अनुकूल स्थिति में रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा एवं बेरोजगारी भत्ते के अधिकार भी इसमें शामिल है। इन अधिकारों को लाल अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, किंतु सरकारों के संसाधनों को भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं इनकी प्रकृति कुछ कुछ ऐसी है जैसे हमारे देश के नीति निदेशक तत्व। किया जाना जरूरी है, लेकिन सरकार अपनी सीमाओं में उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयास करती है। तो सेकंड जनरेशन के अधिकारों में समानता से संबंधित इस तरह के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट, मतलब कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की। कुछ लोग इन्हें हरे अधिकार भी कहते हैं, ग्रीन राइट्स। इन अधिकारों का स्पेक्ट्रम अत्यंत व्यापक है। इसमें समूह और सामूहिक अधिकार हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार, स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, संवाद तथा संचार का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी तथा स्थिरता का अधिकार इसमें शामिल है। अधिकारों की चर्चा के बाद हम देखते हैं कि क्रियान्वयन के लिए क्या है मानवाधिकारों के।
तो हम बात करने जा रहे हैं मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर के कानूनी दस्तावेजों की, जिन्हें इंटरनेशनल कोवेनेंस कहा जाता है। कुछ इंटरनेशनल कोवेनेंस लागू किए गए हैं मानवाधिकारों के संरक्षण में, जिनमें प्रमुख हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र 1948। दूसरा लीगल इंस्ट्रूमेंट जो इस संदर्भ में लागू किया गया वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। 1966 में इसको पारित किया गया। ICESCR के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बेसिक अधिकारों के संरक्षण की बात है। जैसा कि नॉमेनक्लेचर से स्पष्ट है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स लोगों के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बात करती है और कुछ इसमें प्रावधान बनाए गए हैं लोगों के इन अधिकारों के संरक्षण के लिए। तीसरा लीगल इंस्ट्रूमेंट या इंटरनेशनल कोवेनेंट है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR के नाम से यह फेमस है। लोगों के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इस उपकरण में प्रावधान बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बहुत सी ट्रीटीज तथा एग्रीमेंट्स पर निर्णय लिया गया और कई रीजनल सिस्टम्स भी लागू किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, जिनमें से प्रमुख उपकरणों की सूची अब आपको मैं देने जा रही हूं। इसमें प्रथम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ये 1951 में पारित हुई। जीनोसाइड एक टेंडेंसी है, एक एटीट्यूड है, एक विशेष वर्ग को या विशेष जाति के लोगों को या विशेष धर्म के लोगों को या विशेष कैटेगरी के लोगों को खत्म करने की के एटीट्यूड को जीनोसाइड कहा जाता है। जाति हत्या इसका हिंदी मीनिंग है। Then comes the Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. ICERD के नाम से ये प्रचलित है। 21 दिसंबर 1965 को इस अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया गया था और इसको लागू किया गया था। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है। आज पूरा विश्व जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, जेंडर समानता की बात कर रहा है और ये कन्वेंशन किसी भी तरीके के जेंडर महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से निर्मित की गई। सीडा के नाम से प्रचलित है, CEDAW इसकी एब्रिविएशन में यूज किया जाता है। 18 दिसंबर 1969 को ये लागू हुई। एक और कन्वेंशन है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, CAT के नाम से इसको जाना जाता है। 10 दिसंबर 1984 को लागू हुई। CRC भी बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और इसी
कन्वेंशन के क्रियान्वयन के संदर्भ में ही राइट टू एजुकेशन या इस तरह के बहुत से प्रोविजंस डिफरेंट कंट्रीज में जोड़े जा रहे हैं। ये माना जाता है कि सभी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करना बच्चे की हर देश की सरकारों का कर्तव्य है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये कन्वेंशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICMW कहा जाता है, 18 दिसंबर 1990 में लागू हुई। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस CPED 20 दिसंबर 2006 को सामने आई। एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज CRPD 13 दिसंबर 2006 को आई। और ये जो कन्वेंशंस हैं ये विभिन्न राष्ट्रों पर प्रेशर डालते हैं कि जो भी इनके प्रावधान हैं उनको अपने अपने कंट्रीज में वो इम्प्लीमेंट करें। रेटिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उस ट्रीटी को साइन कर देते हैं, इसको रेटिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। और अगर वो उसको साइन करते हैं तो एक तरह से वो ये प्रण लेते हैं कि अपने देश में उसके प्रावधानों को वो लागू करेंगे। कुछ कंट्रीज की सरकारें इस स्थिति में नहीं होती कि वो इन अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के प्रावधानों को एज सच अपने देश में लागू कर पाएं। तो इस कारण रेटिफिकेशन प्रोसेस में हो सकता है सभी देश नहीं इन्वॉल्व हो पाए, लेकिन एक सहमति होती है सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में कि वो इन उपकरणों के जितने भी प्रावधान हैं उनको अपनी सीमाओं में अपने देशों में लागू करने की कोशिश करेंगे। और अब सब जान रहे हैं कि अब जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं, जो भी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशंस पर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, एयरपोर्ट्स पर हैं, वहाँ ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इन उपकरणों को अपनी अपनी सीमाओं में मेंबर कंट्रीज लागू करने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ रीजनल ह्यूमन राइट्स व्यवस्थाएं भी बनाई गई, जिसमें प्रमुख है यूरोपियन ह्यूमन राइट्स सिस्टम, इंटर अमेरिकन ह्यूमन राइट्स सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटीज चार्टर ऑफ ह्यूमंस एंड पीपल्स राइट्स। कुछ और व्यवस्थाओं पर भी प्रयास किए जाते रहे, बातचीत की जाती रही, जैसे इस्लामिक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड अ रीजनल ट्रीटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब हम मानवाधिकार संरक्षण हेतु कटिबद्ध नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी एकत्रित करने जा रहे हैं। विश्व के कई गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार संरक्षण हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। ये संगठन मानवाधिकारों तथा मानवाधिकार हनन के मामलों को बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने वेबसाइट में डॉक्यूमेंट करते हैं तथा सरकारी तथा स्थानीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण हेतु अपनी आवाज़ उठाते हैं। पब्लिक एडवोकेसी के लिए इनका मुख्य संबल सामान्य पब्लिक ही है। उनके सपोर्ट से मानवाधिकार संरक्षण हेतु निरंतर ये संगठन प्रयासरत रहते हैं। एक संगठन है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, शॉर्ट में FIDH के नाम से इसे जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकार संरक्षण गैर सरकारी संगठन है ये। इसमें FIDH में 112 देशों से आने वाले 184 संगठन सम्मिलित हैं और ये सभी मिलकर मानवाधिकार संरक्षण हेतु तथा सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो UDHR
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत देय हैं के संरक्षण हेतु प्रयासरत रहती है। जनरली ये जो संगठन है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मानवाधिकार संरक्षण हेतु। इनकी कार्यप्रणाली ये होती है कि एक तो सरकारों पर भी नजर रखते हैं और सोसाइटी पर भी नजर रखते हैं, और कहीं भी अगर मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते हैं तो संगठित होकर उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। जब भी मानवाधिकार की बात होती है तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के विषय में जरूर बात होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्व पाई चलने वाला आंदोलन है। लोगों ने मिलकर इसको सम्मिलित किया है। लगभग 2.2 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, और 150 देशों में इसका प्रसार है। भारत में भी मानवाधिकार हनन के मामले ये बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत स्ट्रांगली उठाती रही है। जब भी मानवाधिकार संरक्षण की बात होती है तो एक संस्था के बारे में बात अवश्य होती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये संस्था 150 देशों में फैली हुई है और लगभग 2.2 मिलियन लोग इसके सदस्य हैं। ये अनुसंधान के द्वारा और डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों का रिकॉर्ड रखती है और मानवाधिकार संरक्षण हेतु तथा न्याय हेतु अपनी आवाज उठाती है। इसके अतिरिक्त कुछ और संस्थाएं भी हैं जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत हैं। चिल्ड्रंस डिफेंस फंड CDF एक एडवोकेसी या जन वकालत संस्था है, गैर सरकारी संगठन है जो विश्व भर के बच्चों के अधिकार संरक्षण में महती भूमिका अदा कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ और NGOs भी हैं जिनके बारे में यहाँ इंगित करना आवश्यक है। वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस, द डायरेक्टरी ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स, द एंटी स्लेवरी सोसाइटी, आर्टिकल 19 एंड द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। यूं तो मानवाधिकार संरक्षण में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की सूची भी बहुत लंबी है और सभी के विषय में यहाँ बात करना संभव नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके ग्रास रूट लेवल तक मानवाधिकार संरक्षण हम सभी का ऑब्जेक्टिव है और हम सभी को इसके लिए प्रयासरत होना होगा। तो इसके साथ ही मैं अपने इस सेशन को विराम देती हूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।